नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 दिसंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। गोल्ड सिल्वर रेट टुडे। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट का दौर, जाने आज कहां पहुंचे हैं दाम। दुनिया भर में शेयर मार्केट की रैली की वजह से भारतीय बाजार में गोल्ड की कीमतों में कमी दर्ज की गई। बुधवार को एमसीएक्स में गोल्ड की कीमत 0.6% गिरकर 49,815 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं सिल्वर में 1.2% की गिरावट आई और यह 64,404 प्रति किलो पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सेशन में गोल्ड 0.2% चढ़ा था और सिल्वर में 0.6% की गिरावट थी। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड गिरा। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम में गिरावट आई। वैक्सीन विकसित करने के मोर्चे पर मिल रही सफलता की वजह से निवेशक अब ज्यादा जोखिम वाले निवेश इंस्ट्रूमेंट यानी शेयर जैसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में अर्थव्यवस्था को स्टिमुलस पैकेज मिलने की संभावना तेज होने के बाद गोल्ड को लोअर लेवल पर सपोर्ट मिल सकता है। स्पॉट गोल्ड 0.3% गिरकर $1,865.46 प्रति पर पहुंच गया। सिल्वर में 0.7% की गिरावट आई और यह $24.38 प्रति ऑन्स पर पहुंच गया। निर्मला सीतारमण को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल हुई है। सीतारमण इस लिस्ट में 61वें स्थान पर हैं, जिसमें अन्य भारतीयों में HCL कॉर्पोरेशन की CEO और कार्यकारी निदेशक रोशनी नादर मल्होत्रा और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ शामिल हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल लगातार 10वें वर्ष नंबर 1 के स्थान पर बनी हुई हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड लगातार दूसरे वर्ष दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति का चुनाव कमला हैरिस ने पहली बार नंबर 3 के स्थान पर डेब्यू किया। मई 2019 में सीतारमण को भारत के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और वह कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री भी हैं। होमवर्क व स्कूल बैग के वजन को लेकर बड़ा अपडेट। क्या सेकंड क्लास तक होमवर्क और स्कूल बैग के वजन से बच्चों को मिलेगी राहत? जानिए शिक्षा मंत्रालय ने क्या कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बैग पर अपनी नई नीति में दूसरी कक्षा तक होमवर्क नहीं देने, स्कूलों में वजन करने वाली डिजिटल मशीनें रखने और परिसर में पीने का पानी उपलब्ध कराने जैसी सिफारिश की है। साथ में पहियों वाले स्कूल बैगों पर रोक लगाने की भी सिफारिशें की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई सिफारिशों में क्लास 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र में किए गए शोध अध्ययन के आधार पर स्कूल बैग के मानक वजन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सिफारिश है और यह यूनिवर्सल तौर पर स्वीकार की जाती है। स्कूलों को दिए गए दिशा निर्देश। स्कूलों से कहा है गया है कि वे वजन करने वाली डिजिटल मशीनें विद्यालय परिसर में रखें और नियमित तौर पर स्कूल के बैग के वजन की देखरेख करें। नीति दस्तावेज में कहा गया है कि पहिए वाले स्कूल बैग पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते समय यह बच्चे को घायल कर सकते हैं। उसमें कहा गया है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जो सुविधाएं उन्हें अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, स्कूल उन्हें पर्याप्त मात्रा और अच्छी गुणवत्ता में उपलब्ध कराएं, जैसे मिड डे मील, ताकि बच्चे घर से टिफिन जैसे सामान लेकर नहीं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। लालू प्रसाद यादव के किरदार में दिखाई देंगे ये बॉलीवुड अभिनेता। लुक बदलने के लिए कर रहे हैं कड़ी मेहनत। बहुचर्चित फिल्म तुम्बाड़ में शानदार अभिनय से अपना लोहा मनवाने वाले सोहम शाह एक बार फिर खास प्रोजेक्ट में दिखाई देने वाले हैं। साल 2018 में आई फिल्म तुम्बाड़ के जरिए घर घर में पहचान बना चुके सोहम शाह बॉलीवुड का जाने माने एक्टर्स में से एक हो चुके हैं। सोहम की कड़ी मेहनत और लगन ही वजह है कि वो बॉलीवुड में न सिर्फ सफलता के मुकाम हासिल कर रहे हैं, बल्कि खुद को उम्दा एक्टर्स की लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। अब एक बार फिर सोहम अपने फैंस के लिए कुछ खास लेकर आ रहे हैं। सोहम शाह जल्द ही एक वेब सीरीज में नजर आएंगे। अपनी अदाकारी में हर बार कुछ नया करने के लिए जाने जाने वाले सोहम अपनी आने वाली इस वेब सीरीज में एक बहुत ही खास रोल निभाने जा रहे हैं। सोहम इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मशहूर राजनेता लालू प्रसाद यादव का किरदार निभाने जा रहे हैं। इस किरदार को बखूबी निभाने और इसमें फिट होने के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए सोहम ने फिजिकल चेंज का भी फैसला लिया है, ताकि वो इस किरदार के राजस्थान पंचायत इलेक्शन न्यूज। राजस्थान पंचायत इलेक्शन रिजल्ट। पंचायत चुनाव में कृषि कानून का मुद्दा फेल, बीजेपी का कांग्रेस पर दबदबा। राजस्थान पंचायत चुनाव में कृषि कानून और किसानों से जुड़ा मुद्दा फेल हो गया है। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहा है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी ने पंचायत समिति की 1836 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस ने 1718 सीटों पर कब्जा जमाया है।
जिला परिषद की 636 सीटों में से 606 का चुनाव परिणाम भी सामने आ चुका है। बीजेपी को 326 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस के हिस्से में 250 सीटें गई हैं। इस बीच खबर है कि फतेहपुर शेखावाटी के बलोद बड़ी गांव में विवाद के बाद एक शख्स की मौत हो गई। बताया जाता है कि भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद झगड़ा हुआ। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स की जान चली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हालात का जायजा लेने एसपी गगनदीप सिंगला भी बलोद गांव पहुंच गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले बहुत बड़े अपडेट की ओर। कर्नाटक में हनुमान मंदिर के लिए मुस्लिम शख्स ने दान की 1 करोड़ रुपए की जमीन, पेश की भाईचारे की मिसाल। देश में इस समय धार्मिक असहिष्णुता और लव जिहाद जैसे मुद्दे ही सुनाई देते आ रहे हैं। इन सब के बीच देश के कोने कोने से भारतीय गंगा जमुनी तहजीब की भी तस्वीर सामने आती रही है। इसी बीच कर्नाटक में बेंगलुरु से सांप्रदायिक सौहार्द का एक उदाहरण सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम शख्स ने हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की भूमि दान की है। हनुमान मंदिर के लिए दान की जमीन। काडुगोगी के ब्लाथुर में रहने वाले 65 वर्षीय एचएमजी बाशा ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए अपनी जमीन को हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए दान करने का फैसला लिया है। एचएमजी बाशा कार्गो का कारोबार करते हैं। उनके पास बेंगलुरु ग्रामीण जिले में 3 एकड़ पैतृक जमीन है। वहीं उनकी जमीन के पास ही एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, जिसमें कई दशकों से भक्त पूजा करते आ रहे हैं। भारत की आर्थिक नीतियों की हुई तारीफ। बिल गेट्स ने की भारत की आर्थिक नीतियों की तारीफ, कहा ये देश अच्छा कर रहा है। अरबपति और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने वित्तीय नवाचार, फाइनेंशियल इनोवेशन और समावेशन के लिए भारत की नीतियों की तारीफ की है। बिल गेट्स ने कहा कि उनकी परोपकारी नींव बिल गेट्स फाउंडेशन अन्य देशों के साथ मिलकर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को रोल आउट करने के लिए काम कर रही है। इन देशों में भारत प्रमुख तौर पर शामिल है। बिल गेट्स ने मंगलवार को सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में कहा, अगर लोग चीन के अलावा किसी एक देश में पढ़ने जा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि वो भारत को देखें। यहाँ अपार संभावनाएं हैं। ये देश अच्छा कर रहा है। गेट्स कहते हैं, असल में भारत में संभावनाएं विस्फोट कर रही हैं। वहाँ इनोवेशन के शानदार मौके। चलिए दोस्तों नजर डालें कोरोना आंकड़ों की ओर। कोरोना वायरस पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 32,080 नए मामले, 402 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 के 32,080 नए मामलों की सूचना के साथ भारत में इस महामारी से कुल संक्रमण 9.73 मिलियन को पार कर गया है, जबकि बीमारी से 9.21 मिलियन लोग उबर चुके हैं। कोविड-19 रोगियों की हर दिन ठीक होने की अधिक संख्या के कारण देश में मृत्यु दर में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। भारत में सक्रिय केस लोड अब 400,000 से नीचे 378,909 पर आ गया है और इसमें भी निरंतर गिरावट जारी है, जो कुल 3.96% रह गया है। 18 सितंबर को कोविड-19 के 10 लाख सक्रिय मामले थे, जबकि 6 दिसंबर को यह आंकड़ा गिरकर 4 लाख से नीचे आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में देश में सबसे अधिक सक्रिय मामलों की संख्या 74,460 है, जबकि केरल में 59,873 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में 5,65,039 लोग अभी तक इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। 9,763 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में अभी भी 22,310 सक्रिय मामले हैं। भारत में देश में दर्ज दैनिक मौतों की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई। पिछले 24 घंटों में देश में 402 नई मौतें दर्ज की गई। जानलेवा बीमारी के खिलाफ एक वैक्सीन के अभाव में नागरिकों की आशाओं को बांधने के लिए मरीजों के ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 36,635 लोग ठीक हुए हैं, जो कुल सही होने वाले मरीजों की संख्या को 9,215,581 तक ले गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत की वसूली दर 94.59% है। फाइजर कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा असरदार है, फाइजर कोरोना वैक्सीन एफडीए दे सकता है मंजूरी। अमेरिकी नियामकों ने दवा कंपनी फाइजर के कोविड-19 टीके पर पहली वैज्ञानिक समीक्षा जारी की है और पुष्टि की है कि यह टीका असरदार है।
इसे मंजूरी मिलने पर देश में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अमेरिकी नियामक खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA के वैज्ञानिकों ने मंगलवार को यह समीक्षा जारी की। एजेंसी के स्वतंत्र सलाहकार बृहस्पतिवार को बैठक कर चर्चा करेंगे कि क्या लाखों अमेरिकी नागरिकों का टीकाकरण शुरू करने के लिए इस टीका की सिफारिश की जा सकती है। अगले कुछ दिनों में FDA का निर्णय आ जाएगा तथा टीकाकरण की संभवतः शुरुआत हो जाएगी। ब्रिटेन ने मंगलवार को फाइजर और उसकी जर्मन सहयोगी कंपनी बायोएनटेक के टीके का इस्तेमाल शुरू कर दिया। FDA इस महीने मॉडर्ना कंपनी के टीका पर भी विचार करेगा। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी एक शोध पत्रिका ने मंगलवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीका को भी कोविड-19 से बचाव में असरदार पाया गया है, लेकिन फाइजर और मॉडर्ना के टीके जितना प्रभावी नहीं है। अमेरिका में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों के बीच टीके को लेकर उत्साहजनक खबरें ऐसे वक्त में आई हैं जब संक्रमण से 2,85,000 लोगों की मौत हो चुकी है। FDA वैज्ञानिकों ने फाइजर के आंकड़ों का मूल्यांकन किया और पाया कि टीका सुरक्षित प्रतीत होता है और यह अलग अलग उम्र नस्ल वाले लोगों में 90% से ज्यादा असरदार रहा है। अध्ययन के नतीजे प्रकाशित नहीं किए गए हैं। कृषि कानूनों को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट। कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल। कृषि कानूनों को लेकर 2 हफ्ते से राजधानी दिल्ली की सीमा पर किसान लोग डटे हुए हैं। इस मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत हो चुकी है। विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में लगातार खड़ी नजर आ रही है। इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राकांपा प्रमुख शरद पवार प्रमुख के एक प्रतिनिधि, भाकपा के महासचिव डी राजा और येचुरी शामिल होंगे। मंगलवार को शरद पवार ने संवाददाताओं से कहा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के पहले कृषि कानूनों का विरोध करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता बैठक कर चर्चा करेंगे और सामूहिक रुख अपनाएंगे। विपक्षी दलों की बैठक से इनकार किया गया क्योंकि अधिकतर नेता दिल्ली में नहीं हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।